हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? तो बेटा हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे उसमें हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी देख लिया है और उसका जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उसको कवर कर लें। ये भी थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपने ये पूरा कंटेंट जो है वो ढंग से देखना है जिससे कि आपके सेट की प्रिपरेशन जो है वो ढंग से हो सके। उसके बाद एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो सेट के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम तैयारी करेंगे। इससे आपके कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी और आपके सेट की भी तैयारी हो जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा सेकंड वीडियो है। सबसे पहली चीज आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा, उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें से किस ईज से या किस आराम से उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम, आपको पता है, पहले करंट पास करते हैं और करंट पास करने के बाद उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे जो केमिकल है कंपाउंड हमारा वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी से जो है हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसमें करंट पास कर रहे हैं तो कितना करंट जो आपका केमिकल कंपाउंड है वहां तक पहुंच रहा है, या जिस ईज से, ईज का मतलब होता है जिस आराम से उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब जैसे ये हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन है तो उसमें आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उसको रोकती हैं आगे जाने से, तो वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस मतलब जिस ईज से उसमें करंट फ्लो कर रहा है। फिर आपकी कंडक्टिविटी आती है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि जैसे ये हमारा बीकर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो फिक्स्ड है और इसका जो डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉड्स है वो भी फिक्स्ड है। तो जहां पे ये इस तरह का हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लें और पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लें, तो वहां पे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और ये आपको पता है रेसिप्रोकल जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली, जैसे रेजिस्टेंस है हमारा किस पे डिपेंड करता है? एक तो सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम वहां क्या लगाते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस एक तरह से बेसिकली इनवर्स है रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, यानी अगर कोई चीजें उसको ज्यादा रोक रही हैं तो करंट ज्यादा आगे फ्लो नहीं करेगा। तो 1/R यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। इसको हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और C से भी कर सकते हैं। अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या है, ये आपका रेजिस्टिविटी है L बाय A। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर पे। ठीक है, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने ये साइन लगा दिया रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो हम इसको अगर 1/R की जगह पे, R की जगह पे हम इसको पुट कर दें ये वैल्यू को, तो ये हमारा हो जाता है A रो इंटू L। तो कंडक्टेंस को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ पता है और आपको रेजिस्टिविटी पता है, तो हम उससे उसका कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपने याद ये रखना है, व्हाट इज कंडक्टेंस, द ईज विद विच करंट फ्लोज, जिस आराम से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इट इज आल्सो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कंडक्टिविटी कम होगी। दूसरा जो इसकी यूनिट है दैट इज सीमेंस, या हम पर ओम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने नीचे क्या लिया है 1/R, तो उसकी जगह पे हम ओम भी लिख सकते हैं, तो पर ओम हो गया। या इसको उल्टा कर दे तो क्या हो गया, मो, MHO। तो ये इसकी यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की। दूसरा आपको पता है रेजिस्टेंस किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो बेसिकली क्या होता है, जो अगर हम इन वैल्यू को पुट कर दें, ये जैसे एक वायर है, ठीक है, और इसमें जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जो इसको आगे बहने से रोकेंगे, और जितना इसका एरिया होगा उसमें उतना ही करंट को ज्यादा जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, रेजिस्टिविटी या रो। तो ये हमने रो लगा दिया। अब
ये हमारा हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जहां पे आपका लेंथ फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, उसी को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये वही है बेसिकली। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट हैज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। जब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? फिक्स ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स ले रहे हैं और हमारी जो उसकी लेंथ है वो भी हम फिक्स ले रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी। यहाँ पे हमने क्या करा? एल की जगह पे 1 ले लिया और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो ये आपका 1 हो गया। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द किसके? रेजिस्टिविटी के। ठीक है, कब हुआ? जब हमने 1 मीटर लॉन्ग वायर लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम 1 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं। अब जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है आपका रो कहते हैं इसको। तो ये बेसिकली जो है कप्पा से साइन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है कि मान लो कुछ गुड कंडक्टर है, कोई बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, कुछ थोड़ी सी कम करते हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और तीसरा डिपेंड करता है प्रेशर पे। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर जो है मेनली कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, और मेनली जो हमारा कंसर्न है वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर से है, प्रेशर से हम ज्यादा कंसर्न नहीं है। अब मटेरियल कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, आजकल सुपर कंडक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो गया। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है या इन्फिनाइट कंडक्टिविटी होती है, उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने दे उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जो नहीं होने दे उनको इंसुलेटर्स कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी करे उनको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनके अंदर जीरो रेजिस्टिविटी हो दोज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हम करंट पास करते हैं तो वो टूट जाता है, उसमें कंडक्टेंस किस तरह की होती है? तो वो डिपेंड करता है एक तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे कि हमने कौन सी मेटल ली है, दूसरा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी कंडक्टिविटी शो करेंगे, क्योंकि उतने ही ज्यादा वो फ्री होंगे। और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, जो हमने सैंपल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसा है। तो एक्वस सॉल्यूशन की जब हम बात करें, यानी कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है जिसमें वाटर की कंटेंट ज्यादा है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो जल्दी टूट रहा है इलेक्ट्रोलाइट या बहुत देर से टूट रहा है। दूसरा डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन, आयन का साइज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर छोटा साइज है तो उसका सॉल्यूशन ज्यादा होगा, बड़ा साइज है तो सॉल्यूशन कम होगा। तो मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? जिसका बड़ा साइज है। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ आयन, जो मैंने आपको बताया जितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जो आयन्स है हमारे उनको घूमने की ज्यादा जगह मिलेगी, तो वो वहां पे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। ये जैसे एक हमारा कंडक्टिविटी सेल है, प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने लगा रखी है, इसको हमने इससे कनेक्ट किया, इससे करंट इसके अंदर जाएगा, जो भी इसके अंदर हमारा कंपाउंड है उसके अंदर रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं और उससे कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब एक और टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? एक मोल ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ये इसका फॉर्मूला है, कपा यहाँ पे वही हमारा कंडक्टिविटी है इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, उसकी मोलरिटी कितनी है। सी जो है इसको हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, कपा की यूनिट क्या है? सीमेंस पर मीटर। तो हमारे जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट्स आपने बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे यूनिट्स
पूछी जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? एक मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो ये जैसे एक हमारा सॉल्यूशन है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ये ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी की। कंडक्टेंस इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि कंडक्टिविटी में हम क्या ले रहे हैं? एक फिक्स एरिया ले रहे हैं। तो अगर मान लो उसको आप डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। ये मैंने क्लास में भी आपको ढंग से समझाया था कि अगर आपका एरिया फिक्स है, आपके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस भी फिक्स है, तो अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हो तो कुछ आयन क्या करेंगे? सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। मान लो ये बीकर हमारा फिक्स है, अब आप इसमें और पानी डालोगे तो जो आप फालतू पानी डाल रहे हो वो बाहर आएगा इसमें से, ठीक है, और उसमें से कुछ इसमें से आयंस भी बाहर आ जाएंगे। तो आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारी चीजें इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। अब जैसे हमने पढ़ा कि जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करोगे वो एक पॉइंट एक्वायर कर लेगा जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन पॉइंट। जैसे ये यहां पे हमारा मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे से आप उसको क्या कर रहे हो? डाइल्यूट। डाइल्यूट जब करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। तो वो एक पॉइंट को एक्वायर कर लेता है। ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन पॉइंट, ठीक है, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पे आके उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब आप उसको कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने उसके आयंस टूटने थे वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वीकली हैं या जो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो टूटते ही नहीं है। आप कितना ही उसके अंदर टेम्परेचर डाल दो, उनका जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बनाया है ये किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप कितना ही डाइल्यूट कर दो, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंदर मोलर कंडक्टिविटी कभी भी एक्स्ट्रापोलेशन पॉइंट को एक्वायर नहीं करती है। तो अब उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालें? ठीक है, जैसे ये आपका KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक जहां पे जाके एक पॉइंट पे जाके मिल गया, यानी जो जितना उसकी डिसोसिएशन होनी थी वो हो गई। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम है, उनकी 100% डिसोसिएशन नहीं होती है। तो वहां पे उसके लिए कोलराश ने एक लॉ दिया। उसने कोलराश ने बेसिकली ये कहा कि आपने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ, जो आपके नंबर ऑफ आयंस हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिव्स इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जो जितना डिसोशिएट हुए हैं, उनको डिसोशिएट करने के बाद जो उसके आयंस बने हैं, उनकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी जो है वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। आप उन दोनों को ऐड कर दो, उससे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पूरा डिसोसिएशन हो रहा था, वो लिमिटिंग इलेक्ट्रोपोलेशन पॉइंट को मीट कर रहे थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे टूटते नहीं है। तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे लगाएं? तो उसके लिए जो है कोलराश ने लॉ दिया था कि जो इंडिविजुअल आयंस हैं उनकी आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो और उनको ऐड करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ये हमारा कोलराश लॉ है। वो किसके लिए है? ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा वो उतना ही कम टूटेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन डाइल्यूट से भी वो 100% डिसोसिएशन नहीं होता। तो आप क्या करोगे? कुछ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी आपको मोलर कंडक्टिविटी पता है, उनको हम लेके और जो हमारे आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी वहां से लेंगे और उनको फिर ऐड करके
हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारा फिर वही जो है, ये मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, तो ये कहता है एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स कंप्लीटली बट द कंडक्टिविटी सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। तो उसके लिए हमने कोलराश लॉ को यूज किया है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? मोलर कंडक्टिविटी जो ये वाली कौन सी है, ये वाली बेसिकली है जब आपकी कंसंट्रेशन पे आपको पता है, और ये है उसकी इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। तो किसी कंसंट्रेशन पे कितना टूटा और इन्फिनिट डाइल्यूशन पे वो कितना टूटा, इन दोनों का रेशियो जो है वो आपको देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इट विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एक चीज फिर से एक बार ध्यान रखना, जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनके डेफिनेशंस, उनकी ऐसा यूनिट्स, उसके बाद कौन सी डाइल्यूशन से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसके बाद जो है जो कोलराश लॉ है, कोलराश लॉ के एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद उससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। एक तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, उससे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपने बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में करनी है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था। इसके अंदर हमने बेसिकली कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसी तरह से फिर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं। जो पूरी तरह से डिसोसिएटेड हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जिनका 100% डिसोसिएशन ना हो या बहुत कम डिसोसिएशन हो, दोज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके एसिटिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका NaCl है, KCl है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और उसके बाद कोलराश लॉ पढ़ा, क्योंकि जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इजीली नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए हमने फिर यूज किया है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ ये कहता है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन ईच आयन मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन जहां कहां हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने मोस्टली सेकंड वीडियो के अंदर काफी कुछ क्लियर कर लिया है, और हमारा जो थर्ड वीडियो होगा उसमें जो भी हमारे टॉपिक्स अब इसमें बच गए हैं उसको हम उसके अंदर कवर करेंगे। और फोर्थ वीडियो के अंदर हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को बेटा ढंग से पढ़ना, यूनिट्स आपने करनी है, डेफिनेशंस करनी है, कोलराश लॉ ढंग से करना है, उसके एप्लीकेशंस करने हैं ये, और साथ में आपने न्यूमेरिकल करने हैं कोलराश लॉ के, और साथ में मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस निकालने के। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। अगर आपको फिर भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, चाहे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।